हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। 11th की फिजिक्स में आपका स्वागत है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ रहे थे। पहला लेक्चर कंप्लीट किया था एक्सेलरेशन के साथ, रिलेटिव मोशन को पढ़ना बचा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन विद ग्राफ। मोशन इन स्ट्रेट लाइन ग्राफ के साथ कैसे आता है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर लिखेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हम लोग आज ग्राफ पढ़ेंगे किस वाले चैप्टर में, मोशन स्ट्रेट लाइन में। उसमें पहला ग्राफ किसके बीच में पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। इसको हम लोग क्या क्या नाम देते हैं, बुक में dt ग्राफ भी बोलते हैं, इसको xt ग्राफ भी बोलते हैं, और st भी ग्राफ कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, ग्राफ एक ही है। तो कौन सा ग्राफ है, अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाऊं बेटा, यहाँ पे टाइम रख दूं और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रख दूं, है ना। तो ये एरो क्या बताता है, अगर इधर चलेंगे तो क्या बढ़ेगा टाइम, और ऊपर चलेंगे तो इधर बढ़ेगा डिस्टेंस, या जो भी चीज़ होगी डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच दी तो ये लाइन क्या बता रहा है बेटा, ये लाइन क्या बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट मेरा ऊपर की ओर बढ़ता है, कांस्टेंट चल रहा है। अच्छा, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो मीन्स अगर मेरे किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है और टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उस ग्राफ को, ये ग्राफ रेस्ट का है। मतलब ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, रेस्ट पे है। मतलब पहला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो ए पार्ट है वो रेस्ट का ग्राफ हो जाएगा। अच्छा, इसी में अगर मैंने ऐसे बी पार्ट बनाया ऐसे, और ये लाइन ऐसे खींच दी, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये टी है और यहाँ पे डी बना दिया। ये लाइन क्या बता रही कि टाइम भी बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। अच्छा, टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट टाइम साथ में बढ़ने का मतलब वेलोसिटी है। कैसी वेलोसिटी, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, है ना, उसको देखते हैं। तो उसके लिए मैं एक चीज़ देखता हूँ, ये थीटा, क्या ये थीटा हर जगह सेम है बेटा इस लाइन पे, मतलब ये थीटा हमेशा हर जगह कांस्टेंट है। और थीटा है क्या, यहाँ देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा को लेते हैं, टेन थीटा क्या हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और बेस में कितना है, टाइम। मतलब इन dt ग्राफ में टेन थीटा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को तो हम लोग वेलोसिटी भी बोलते हैं, सही है। मतलब इस ग्राफ में थीटा क्या हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ क्या हो गया बेटा, इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ, है ना। ये हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ अगर है तो इसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, अगर जहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो वहाँ ये जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ भी होगा, जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ भी होगा, है ना, सही है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ हुआ ये, ठीक है। ये हमने ग्राफ के बारे में दो तरह की चीज़ें पढ़ी। तीसरा समझते हैं। तीसरा ग्राफ अगर मैं देखूँ इसी में सी में, ये मैंने ऐसे ग्राफ बना दिया, एक ये, इधर फिर से क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और इधर टाइम है, इधर क्या है, टाइम है। ये ग्राफ क्या बता रहा है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। ऐसा कोई भी ग्राफ हो, सबसे पहले थीटा बनाओ। थीटा कितना होगा, थीटा देखते हैं। यहाँ पर मैंने थीटा लिया, ए पॉइंट पे यहाँ पे लिया, ये होगा बेटा थीटा वन, और यहाँ क्या हो गया, थीटा टू। टेंजेंट बनाओ, ऐसे लाइन खींच दो, कैसे, एक्स एक्सेस क्या लाऊं, तो ये थीटा टू हो जाएगा, थीटा वन। क्या थीटा टू ज़्यादा है थीटा वन से। और अभी हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो थीटा होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी। तो मतलब वेलोसिटी टू पॉइंट पे ज़्यादा वन से, मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही, तो मतलब ये कौन सा ग्राफ हो गया, पहली बात तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या हम लोग कह सकते हैं एक्सेलरेशन का ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन या एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन मतलब बढ़ती जा रही वेलोसिटी, है ना। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे थीटा निकाला, ये थीटा वन है और ये थीटा टू है। तो थीटा टू क्या हो जाएगा, लेस देन थीटा वन, मतलब वेलोसिटी टू लेस देन वी वेलोसिटी वन। मतलब यहाँ पर ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म, दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म कर्व हैं, है ना, मोशन के, है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के कर्व हैं। अच्छा,
अगर इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया जाए तो ये रिटार्डेशन का ग्राफ है। रिटार्डेशन क्या होता है, मेरी वेलोसिटी को कम करता है। फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जब काम करता है वेलोसिटी के, तो रिटार्डेशन देता है, वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करता है। मतलब 3 ग्राफ में हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली है ना, इनको आप लिखते जाइएगा, जो भी चीज़ें समझ में ना आ रही हूँ उसको, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते जाइए, है ना। अच्छा, इसके बाद आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये है सेकंड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ए पार्ट अगर देखें बेटा, यहाँ पर मैंने टी रखा, यहाँ पर मैंने वी रखा है, लाइन खींच दी। डी टी में ये वाली चीज़ क्या थी, रेस्ट पे, क्या यहाँ भी रेस्ट पे होगी, होगी क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि बेटा ये लाइन यहाँ पर क्या वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट चल रही, वाई एक्सेस पे क्या वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट चल रही, तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ, कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ। और इसको हम लोग एक दूसरा नाम भी देंगे, जीरो एक्सेलरेशन। क्या नाम देंगे, जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है, पक्का। अच्छा, अगर मैं ऐसी बी देखूं बेटा, यहाँ पर मैंने टाइम लिया, यहाँ पर वेलोसिटी ली और ये लाइन खींच दी, तो ये लाइन में क्या कहते हैं, यहाँ फिर से हमने सभी एंगल बराबर देखे, ये सारे एंगल क्या थे, थीटा बराबर थे। थीटा होता क्या, उसके लिए मैंने टेन थीटा निकाला, टेन थीटा क्या था, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम लोग क्या एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, तो एक्सेलरेशन मैंने इसको लिख दिया। मतलब यहाँ पर क्या समझ सकते हैं बेटा, इन वीटी ग्राफ, इन वीटी ग्राफ थीटा डिनोट एक्सेलरेशन, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको लिखने लगूंगा तो लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, थोड़ा क्वालिटी कम हो जाएगी ना। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते चलिए। इन वीटी ग्राफ थीटा डिनोट एक्सेलरेशन, और थीटा क्या बराबर है, तो मतलब ये कौन सा ग्राफ हो गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। क्या चीज़ें समझ में आ रही बेटा, ठीक है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हमारा एक सिंपल होता है, एक्सेलरेशन का चेंज ओवर नहीं लेते हैं क्योंकि वो हमारे कोर्स में नहीं है, ना नीट जेई है उसमें, सीबीएसई में तो है ही नहीं, तो हम लोग वीटी ग्राफ पे ही थोड़ा सा होल्ड करते हैं, रुकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगर ग्राफिकल कुछ न्यूमेरिकल आएंगे तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख लीजिए बेटा। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, फॉर ग्राफिकल प्रॉब्लम, ग्राफिकल प्रॉब्लम, ग्राफिकल प्रॉब्लम पहला पॉइंट लिखेंगे, ये मैंने डी टी बनाया, ये वी टी बनाया और ये ए टी बनाया। ए टी से वी टी निकालना हो, वी टी से ए डी टी निकालना, मतलब अगर ऊपर चलना हो ऐसे, तो हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, एरिया, एरिया ऑफ ग्राफिकल लाइन, एरिया ऑफ ग्राफिकल लाइन टूवर्ड, टूवर्ड टाइम, है ना। अच्छा, और डी टी से वी टी से ए टी अगर निकालना हो तो क्या निकालेंगे, स्लोप, स्लोप ऑफ ग्राफिकल लाइन टूवर्ड, अगर मैं टाइम, ठीक है। ये दोनों पॉइंट अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आएगा कैसे होता है ना। अच्छा, इसमें सेकंड पॉइंट और लिखिए, अगर मैंने ऐसे ग्राफ बना दिया, ये है A1, ये है A2, ये V है, मतलब VT ग्राफ में जो इस तरह के एरिया होंगे, तो अगर दोनों, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, और अगर मुझे डिस्टेंस निकालना होगा, क्या निकालना होगा, डिस्टेंस, तो A1 प्लस A2 करेंगे, ठीक है, सही है। ये क्यों करेंगे मैं बताता हूँ, ग्राफ के बारे में, ग्राफ को भी समझते हैं ना। अच्छा, इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया गया मुझे, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन
इन ईच पार्ट। एक चीज और बोली गई, आल्सो फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड। आल्सो फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड, ये भी बोला गया। अच्छा, तो एक ग्राफ दिया गया हम लोग को, उसको यहाँ पे बना लेते हैं। ये लिया मैंने -40 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ ले लो 60 मीटर पर सेकेंड। यहाँ ले लो 5, 10, 15, 20 और ये 25। यहाँ P Q R S T U V, यहाँ तक ले, V नहीं लेते, यहीं तक जरूरत रहेगा हमें ना, ठीक है। ये ले लिया, ये पॉइंट दिए गए, मुझे बोला गया आप बताइए हर पार्ट में डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो हम लोग सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पहले ग्राफ को समझ भी लेते बेटा। ये ग्राफ क्या बोल रहा है, P से Q तक क्या चल रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है, बताइए। VT ग्राफ है, VT ग्राफ में जो ये लाइन होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या जीरो एक्सेलरेशन, यहाँ पे रिटार्डेशन, ये क्या हुआ, वेलोसिटी तो है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे ग्राफ यहीं तक लिया गया है ना। तो ये हमने PQ में क्या हुआ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, QR में कांस्टेंट वेलोसिटी, RS में कांस्टेंट रिटार्डेशन, ST में कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये चीज़ हमें बताई जा रही है। अच्छा, लेते हैं डिस्प्लेसमेंट PQ का, PQ का डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो PQ का डिस्प्लेसमेंट लेने के लिए मुझे क्या हुआ, इस PQ लाइन के जो नीचे का एरिया है वो लेना पड़ेगा। PQ के लाइन के नीचे का एरिया, ये वाला एरिया लेना है, ये वाला, पक्का। PQ के नीचे ये लाइन का एरिया लेना है। तो अगर इस लाइन का एरिया लेना है तो हम लोग क्या मानेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल बनाइए हम लोग का। तो हाफ बेस कितना बेटा 5, और हाइट कितनी हुई 60 मीटर पर सेकेंड। दोनों को यूनिट के साथ रखिए तो हमें पता चल जाएगा कि आंसर सही क्या। मैंने यूनिट यहाँ पे नहीं लिखी, यहाँ लिख लीजिए आप सेकेंड, ठीक है। यहाँ सेकेंड लिख लीजिए, मैंने लिखा नहीं था, 60 मीटर पर सेकेंड और ये सेकेंड है। तो ये बेस कितना 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, हाइट कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड, दोनों कैंसिल आउट हुए। तो ये इससे काटा मैंने 150 मीटर। ये आ गया मेरा डिस्प्लेसमेंट, किसका, PQ का डिस्प्लेसमेंट आ गया। अच्छा, QR का चाहिए, तो QR का लेने के लिए मतलब ये वाला चाहिए होगा डिस्प्लेसमेंट, है ना, इतना एरिया चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पे लिया डिस्प्लेसमेंट QR का। QR का अगर लिया मैंने तो क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 10, 15 माइनस 5 10, और R 15, और R ये कितना है 16 हो गया। तो ये क्या लेंगे, ऐसे लिख देता हूँ, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बेटा 10, हाइट कितनी है 60, तो कितना आ गया 600 मीटर। हमें QR का भी मिल गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट RS का देखते हैं। RS का दिखाने के लिए हमने फिर ये वाला एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ पे फिर मैंने लिया, सीधे रखना है, हाफ बेस कितना 5, हाइट कितनी 10, 5 इंटू 60, तो कितना हो गया 150 मीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अगर मैंने रखा ST ले लिया, तो ST का डिस्प्लेसमेंट ये वाला एरिया होगा, ST का डिस्प्लेसमेंट ये वाला एरिया होगा। तो इस एरिया को अगर लेंगे तो कैसे करेंगे, हाफ बेस कितना बेटा 25 माइनस 25, और हाइट कितनी, ये हाइट -40 दी है, यहाँ पर 40 ही रखो बेटा, 5 इंटू 40। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इससे काटो तो ये आ जाएगा 100, ठीक है। देखो
यहाँ पर चाहो तो तुम माइनस लेके चल सकते हो, तो तुम्हें पता रहेगा डिस्प्लेसमेंट मेरा माइनस में है। तो हम लोग अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो ऊपर के तीनों ऐड करने हैं, ये मुझे माइनस करना होता है। ये तो बोला गया था लास्ट लेक्चर में, मतलब ये वाले, इसमें क्या बोला, इन दोनों माइनस करेंगे तो क्या आता है डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इतने पूरे एरिया को इससे माइनस करेंगे तभी तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 150, 300 और ये 900 है ना। 900 से मैंने किसको माइनस कर दिया, 900 माइनस 100, तो 800 मेरा आ गया डिस्प्लेसमेंट। और अगर टोटल डिस्टेंस देखूंगा तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी हम लोग की, सब ऐड कर दो क्योंकि चला तो है ही, अपोजिट डायरेक्शन में चलाओ या किसी भी डायरेक्शन में चलाओ, हमें डिस्टेंस में सब ऐड करना होता है। तो सब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 900 प्लस 100 तो कितना हो गया 1000। ठीक है, दोनों एरिया, एक्स एक्सेस के ऊपर का एरिया और एक्स एक्सेस के नीचे का एरिया अगर माइनस करेंगे वीटी ग्राफ में तो मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। एक्स एक्सेस के ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया माइनस अगर ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी। अब अगर मुझे यहाँ पर मैं एक्सेलेरेशन बाद में करके एवरेज वेलोसिटी और स्पीड यहीं पे निकाल लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। मुझे अगर वी के ऊपर अगर एरो बना दिया तो वेलोसिटी बन जाती है, एवरेज निकालना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था बेटा 800, टाइम कितना है 25। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 32 मीटर पर सेकेंड। और मैं बोलूँगा वी एवरेज, स्पीड का एवरेज बताइए तो कहेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस मेरा कितना 900 अपॉन 25। ठीक है, तो ये होगा 36 मीटर पर सेकेंड। यहाँ देख सकते हैं स्पीड का जो एवरेज होगा वेलोसिटी के एवरेज से ज़्यादा होगा। मतलब हमने इस ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों ही सभी निकाल सकते हैं ना। अब आते हैं एक्सेलरेशन पे। इसी ग्राफ में अगर एक्सेलरेशन बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी चीज़ को आप लिख लीजिए, इसको मैं हटाऊंगा यहाँ पे। मुझे इसी ग्राफ के पास एक्सेलरेशन निकालना है तो मैंने यहाँ पे इसने हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक्सेलरेशन निकालते हैं। अगर एक्सेलरेशन मुझे पी क्यू का निकालना है तो मुझे एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, स्लोप होता है क्यू, ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक्सेलरेशन पी क्यू क्या होगा मेरा, परपेंडिकुलर कितना है 60 और बेस कितना है 5, तो कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। फिर से समझिए, पी क्यू ये है, इसका जो स्लोप होगा ये थीटा होगा, क्या हो गया ये, अच्छा ये मैं बना देता हूँ, चलिए ये है मेरा, ये मुझे इसका स्लोप चाहिए, तो ये स्लोप चाहिए तो मैं क्या करूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दिया। परपेंडिकुलर कितना है 60, बेस कितना 5, एक्सेलरेशन मिल गया। अच्छा क्यू आर का एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, ये ग्राफ, ये लाइन क्या बता रही, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन कितना होता है 0। अच्छा एक्सेलरेशन अगर मैं देखूँगा पी एस, तो पी एस को अगर निकालेंगे तो पी एस क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 60, बेस कितना है 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करें बेटा 60 अपॉन 5, यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आप रिटार्डेशन लिख सकते हैं। क्यों रिटार्डेशन लिखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी बेटा 60 से 0 हो रही है। यहाँ वेलोसिटी क्या थी 0 से 60 हो रही थी तो हमने एक्सेलरेशन लिया, यहाँ 60 से 0 हो रही तो मेरा रिटार्डेशन हो गया। अच्छा एक्सेलरेशन अगर मैं एस टी लूँगा तो एस टी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये निगेटिव में होने के बावजूद भी एक्सेलरेशन है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर क्या लेंगे, परपेंडिकुलर क्या हुआ 40, बेस कितना हुआ 5, 8 मीटर पर सेकेंड। ये अपोजिट डायरेक्शन में, सब लिखते चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन मोशन, अपोजिट डायरेक्शन
डायरेक्शन मोशन, है ना। तो हमने ग्राफ में बहुत सारी चीज़ें समझ ली। क्या क्या समझा हमने? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी, एक्सलेशन, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अच्छा, ऐसा ग्राफ अगर आएगा तो हम उसे कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, इसके बाद हम लोग एक और चीज़ जल्दी कर लेते हैं, एक ग्राफ को और समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। मान लीजिए, प्लीज डिफाइन ग्राफ एंड आल्सो गिव any example which relate to this graph, ऐसे बहुत से डिफाइन करने वाले न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी में हैं। मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। मैंने ये ग्राफ बना दिया। ये ग्राफ मान लीजिए ये डीटी ग्राफ है, सपोज करिए, है ना, डीटी ग्राफ है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसको मान लेता हूँ पी क्यू और ये आर मान लेता हूँ, पी क्यू आर। तो पी से क्यू के बीच में अगर मैं देखूँ तो क्या हो रहा है बेटा, वेलोसिटी बढ़ रही है घट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, टाइम के साथ कम हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी कम होगा टाइम के साथ तो वहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी, है ना, वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगी ना। अच्छा, तो यहाँ से P से Q और Q से R में, तो अगर मैं इसको देखूँ तो Q पे आके क्या वेलोसिटी जीरो हो गई है और Q से R के बीच में फिर से वेलोसिटी बढ़ी है एकदम से। तो मैं क्या बोलूँगा सॉल्यूशन में डिफाइन करने में, इन PQ इन BQ, ऐसे ही लिख देते हैं, इन PQ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ये हमें इस ग्राफ से सीधे सीधे पता चला वेलोसिटी डिक्रीज करी है। अब हम इसमें अपना एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वेलोसिटी कब डिक्रीज करती है, जब उस पर फोर्स लगता है। फोर्स कब लगता है, जब वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तभी वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ लिखेंगे इट मीन्स अ फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अ फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, क्यू आर के बारे में अगर मैं देखूं, इन क्यू आर के बारे में अगर देखूं तो क्यू आर में क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी का बढ़ना मतलब फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में, मीन्स इट मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन सेम डायरेक्शन, सही है। ये मैंने इस ग्राफ को थोड़ा सा डिफाइन किया। ग्राफ को समझ में भी आना चाहिए मुझे कि हमने क्या हो रहा है ग्राफ में। पी से क्यू में वेलोसिटी कम हो रही है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही है। क्यू से आर में वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन अपोजिट में एक्स एक्सेस के अपोजिट मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो वेलोसिटी का बढ़ना मतलब फोर्स सेम डायरेक्शन लग रहा है। ऐसा जो हम लोग का प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल होगा, अगर मैं किसी बॉल, मान लीजिए इसी पेन को मैंने ऐसे ऊपर से नीचे फेंका, तो जब ये ऊपर गया तो वेलोसिटी कम हो रही थी, नीचे आया तो वेलोसिटी बढ़ रही थी। तो मैं इसको बोलूँगा, ये एग्जाम्पल, ये जो ग्राफ है इसका एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, अ बॉल थ्रो अपवर्ड। अगर किसी बॉल को अपवर्ड थ्रो करेंगे तो पी से क्यू के बीच में उसकी स्पीड या वेलोसिटी कम होगी, और क्यू से आर में जब वो ऊपर से नीचे रुकेगी, नीचे आएगी, तो उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में, तो वो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, है ना। अ बॉल थ्रो अपवर्ड, ये इसका एक एग्जांपल हो गया, है ना। मतलब ये न्यूमेरिकल हमने समझ लिया, ठीक है बेटा। तो हमने ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझा। इस तरह से हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में ग्राफ के ऊपर एक दो और न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें कुछ डेरिवेशन आते हैं उनको करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना बेटा, ओके।